नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं जैनेंद्र कुमार जी की एक प्रसिद्ध कहानी अपना अपना भाग्य, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है तथा अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी संग्रहित की गई यह कहानी। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय जैनेंद्र कुमार का, क्योंकि यह हमारे चैनल की परंपरा है कि कहानी जानने से पहले हम लेखक के बारे में ज़रूर अध्ययन करते हैं। जैनेंद्र कुमार हिंदी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार और एक प्रसिद्ध लेखक थे। और जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम आनंदी लाल था। बाद में जैन धर्म में दीक्षित होने के समय उनके मामा ने उनका नाम जैनेंद्र रख दिया। जैनेंद्र कुमार के पिता का नाम प्यारे लाल और उनकी माता का नाम रमा देवी था। जब वे 2 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी माँ और मामा ने किया। 1929 में जैनेंद्र कुमार का विवाह भगवती देवी के साथ हुआ और गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के चलते उनकी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छूट गई। गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में की और उनकी प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई। 1936 में उन्होंने हंस पत्रिका के विशेषांक का संपादन किया और आगे चलकर लोक जीवन पत्र की स्थापना की। जैनेंद्र कुमार ने हिंदी गद्य साहित्य में एक महान रचनाकार की भूमिका निभाई। उनकी लेखनी से निकलने वाली प्रमुख रचनाएं हैं जो कि उपन्यास थे, वो है परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, जयवर्धन, मुक्तिबोध। प्रमुख कहानी संग्रह वातायन, 2 चिड़िया, फांसी, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, नाटक टकराहट। और निबंधों में प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, सोच विचार, समय और हम, संस्मरण में यह वे, प्रेमचंद्र एक कृतित्व, बाल साहित्य में यह बेचारा वह बेचारा, किसान की भूल, अनुवाद में पाप और प्रकाश, भगवान से प्रेम। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का बहुत ही व्यापक और वैविध्यपूर्ण जीवन शैली रही है, कथा शैली भी रही है। मनोवैज्ञानिक सत्र पर उन्होंने जीवन चरित्र को लाने का प्रयास किया और इस महान प्रतिभा के धनी साहित्यकार की मृत्यु 24 दिसंबर 1988 को हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपको भारत भारती पुरस्कार दिया गया 1984 ईस्वी में और पद्म विभूषण तथा साहित्य अकादमी जैसे सम्मानों से भी आपको सम्मानित किया गया। तो ऐसी महान विभूति की महान रचना अपना अपना भाग्य नामक कहानी, तो चलते हैं सुनने इनकी कहानी अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप के बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से वे रंग कर कभी नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और देर में अरुण होकर गिर पड़ते, जैसे वे हमारे साथ खेलना चाहते थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में ही था सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई 1-2 अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दोहरा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ जा रहा था और उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, कोई नहीं बता सकता। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से झूलता इठलाता चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तनी
अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया था और बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता उनकी उंगलियां पकड़कर चलते। अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे, अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों ओर लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती, तेज चलती थी। उन्हें न थकावट आती, न हंसने में मौत आती। कसरत के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही जरा जी होते किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वो 2-3 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह से मानो अपने स्थान को जाती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के किनारे दामन बचाती हुई, अपने को संभालती हुई, साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोकलाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम, जो नेटिवों को मुंह देखकर फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल डालेंगे। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, सफेद बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यता का वह ताता एक एक कर छीड़ हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे, सर्दी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न। सब सन्नाटा था। तल्ली ताल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहटें लुप्त हो गई। वे काले काले भूतों से पहाड़ सफेद पर्दे पर छिप गए। पास की वस्तुएं भी नहीं दिखती थी, मानो यह सब घनीभूत प्रलय थी। सब कुछ इस घनी सफेदी में समा गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ निर्भेद सफेद शून्यता फैल गई। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन था, चुपचाप। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा। उस वृहदाकार शून्य शुभ्र में कहीं से 11 बजे का घंटा टन टन उठा, जैसे कहीं दूर कब्र से आवाजें आ रही थी। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। इतनी सर्दी थी कि सोचा ओवरकोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा था। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पाकर गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका कुछ पता नहीं, और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाजा नहीं। उन्होंने कहा, आओ यहाँ जरा बैठें। हम उस टपकते हुए कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ की सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्रों के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस ओर से बैठा लिया गया तो और कोई चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे, तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था। मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा। कोहरे की सफेदी में कुछ ही दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला रहा था। नंगे पैर, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे थे और ना जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला था न पिछला, न कोई दायां न कोई बायां।
पास ही चुंगी की लालटेन के प्रकाश से वृत्त में उसको देखा। कोई 10-12 बरस का होगा, गोरे रंग का, पर मैल से काला पड़ गया था। आंखें अच्छी बड़ी बड़ी पर रूसी थी, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया था। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती न ऊपर, चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मूक मौन फिर भी कुछ बोलता हुआ ना सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। नौकरी से हटा दिया? क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर क्या करेगा? नौकरी? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुँह खड़ा रहा, मानो बोलती थी कि यह प्रश्न कैसा? माँ बाप हैं? कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। मेरे कई छोटे छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं तो रोटी नहीं। बाप भूखा मारता था और मारता भी था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों यहाँ आए थे, अब वह नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? हाँ, साहब ने मारा था, सो मर गया। अच्छा चलो, हमारे साथ चलो। वह चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल में पहुंची। वकील साहब। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 शाला लपेटे थे, मोजा चढ़े, पैरों में चप्पलें भी थी। स्वर में हल्की सी झुलझुलाहट और लापरवाही थी। आप लोग फिर आ गए? कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए ये लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा ले कहीं से। लो जी, यह नौकर ले लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है, ऐसे गैरों को कैसे नौकर बना ले। अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं तो मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जा रहे हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट से निराश भाव से बाहर हाथ कर मेरी ओर देखने लगी। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे भी पास हैं, देखते हैं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोल उठे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सक पकाकर मित्र मेरे मुंह की ओर देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे नहीं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोच रहे हो। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर। हाँ, ढूंढ लूँगा। तो जाऊँ? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों पर को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल, स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर की खुशी खुशी में यात्रा खत्म कर कर चलते हुए उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत नहीं समझ रहे थे। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके लिए दिया। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती
मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना, सोचा और कहा, अपना अपना भाग्य। तो इस तरह आपने सुनी जैनेंद्र कुमार जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी अपना अपना भाग्य, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी संग्रहित बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों का भी वाचन किया गया है तथा अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों का भी वाचन है। एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह के अंतर्गत सम्मिलित कहानियों का भी वाचन किया गया है। तो आप इन सबको सुनें, लाभ प्राप्त करें और फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।